नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन से पहले पिछले कुछ महीनों से कवायद देश में चल रही है, जिसमें तमाम क्षेत्रों में G20 देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग्स में हिस्सा लिया और एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। कुछ आउटकम्स निकले हैं उन क्षेत्रों में। आज हमारे बीच शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग से विशेष मेहमान मौजूद हैं, जो ये बात करेंगे कि पिछले कुछ समय की जो वर्किंग ग्रुप्स की बैठकें हुई हैं उसमें वो किस एजेंडे पे पहुंचे हैं, क्या आउटकम रहे हैं, जिसका कि एक असर G20 शिखर सम्मेलन के मंच पे दिखाई देगा जब भारत इन क्षेत्रों में अपनी ताकत को भी बताएगा। हमारे साथ संजय कुमार जी मौजूद हैं, सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय। संजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अतुल कुमार तिवारी जी हैं, सचिव कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ निधि छिब्बर मैम हैं, अध्यक्ष CBSE। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले आइए आपको हम कुछ तथ्य भी आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से हम बात कर रहे हैं। 4 अलग अलग थीम पर G20 शिक्षा कार्य समूह की कुल 4 बैठकें आयोजित की गई। G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठकें चेन्नई, अमृतसर, भुवनेश्वर और पुणे में आयोजित हुई और इनमें 4 अलग अलग थीम भी तय किए गए थे और इन थीम पर भी बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे आउटकम्स की भी। तो शुरुआत करेंगे संजय जी सबसे पहले आप ही के साथ और जानना चाहेंगे कि इस मंच पे जब हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं, किस तरह से भारत ने अपनी बातों को और तमाम अन्य देशों के साथ मंथन किया, ये मंच किस तरह से भारत के लिए एक उपयोगी मंच साबित हुआ और G20 देशों के लिए भी। धन्यवाद। G20 की मेज़बानी के पश्चात जो हमारा एजुकेशन वर्किंग ग्रुप है, इसकी कुल 4 मीटिंग्स हुई थी और ये मीटिंग्स फरवरी में, मार्च में, अप्रैल और जून में की गई। फरवरी का जो मीटिंग थी वो चेन्नई में हुई थी, IIT मद्रास में, और उसका ये थीम था कि तकनीक पर आधारित शिक्षा को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समावेशी बनाया जा सके, उसकी गुणवत्ता लाई जा सके। दूसरा अमृतसर में हुआ। ये G20 को जो देश हैं, ये सारे उन्नत देश हैं, ज़्यादातर रिसर्च यहीं पर होता है, तो कैसे रिसर्च और नवाचार एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग कर सकें। भुवनेश्वर में जो तीसरी बैठक हुई थी वो क्षमता के निर्माण पे थी कि किस प्रकार का क्षमता का निर्माण करें ताकि लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग है वो फ्यूचर ऑफ वर्क के कॉन्टेक्स्ट में किया जा सके। और अंततः जो मीटिंग हुई थी वो जून में पुणे में हुई थी। उसमें बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान, जिसे हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी करते हैं, उसे कैसे कर पाएँ ब्लेंडेड कॉन्टेक्स्ट में, कि डिजिटल भी और फिजिकल भी। और इस मीटिंग के पश्चात जो सभी G20 देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, उनकी बैठक 22 जून को पुणे में संपन्न हुई थी। ठीक, तो हम मानते हैं कि इनमें से कुछ तमाम जो मंथन करके जो एजेंडे निकले होंगे उन पर एक मोहर भी G20 के मंच पर लगेगी और खासकर आने वाले समय में उसका फायदा भारत के साथ साथ तमाम उन विकासशील देशों को भी होगा। हम बात करेंगे कौशल विकास उद्यमशीलता की भी। अतुल सर, उसमें किस तरह से भारत ने अपने पक्ष को भी रखा और साथ ही साथ अन्य तमाम देशों के साथ मंथन में क्या कुछ नया आया, क्योंकि 21वीं सदी में ये दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जो भारत को भी मजबूत करेंगे। भारत की मजबूती के लिए देशों के साथ संबंध में भी बेहद महत्वपूर्ण है ये दोनों क्षेत्र। जी, जैसा संजय जी ने बताया, इन चारों जो हमारी बैठकें हुई उसमें पहला अहम मुद्दा था कि एजुकेशन के साथ साथ स्किलिंग को भी हम कैसे आगे बढ़ा पाएँ। और उस लहजे से जैसा आपको ज्ञात होगा कि जो हमारी एजुकेशनल स्किलिंग की जर्नी होती है वो फाउंडेशन लेवल से शुरू होकर हाई लेवल तक जाती है। इसीलिए इन्होंने बताया कि 4 जो बैठकें हुई, 4 विराम होते हुए हम फाइनल मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन तक पहुँचे। और इसका पर एक माध्यम था कि जो भी वर्कशॉप, जो भी मीटिंग होती थी, उसके पहले हमने एग्जीबिशन लगाया जिसमें भारत में शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में जो भी नए नए काम उसको हमने प्रदर्शित किया और साथ ही साथ जो उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनका हमने उल्लेख किया, उसके बारे में चर्चा हुई, ताकि एक देश एक दूसरे को और यद्यपि वो काफ़ी भिन्न है अपनी इकोनॉमी, अपने साइज़ के मुताबिक, फिर भी ये हमें एक मौका लगा कि हम कैसे इस क्षेत्र में भारत देश ने क्या विशिष्ट काम किया गया है,
क्या अनुकरणीय हो सकता है और क्या हम बाकी देशों से सीख सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं, इन सारे मुद्दे पर चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि G20 की जो बैठकें हुई ये इसने हमारे सोचने के नज़रिए को काफ़ी बड़ा किया। निधि मैम, हम जिस तरह से देख रहे हैं G20 के शिखर सम्मेलन को लेकर जो उत्साह आम जन में भी है, बच्चों में भी है, और ये भी माना गया है कि जब स्किलिंग की हम बात करते हैं तब ये माना जा रहा है कि इसे किस तरह से शिक्षा के साथ जोड़ के शुरू किया जाए, क्योंकि भविष्य इसका होने जा रहा है। कैसे स्कूलों में हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं, जिनका आशय ये है कि बच्चों को एक्सपोजर मिले कि किस तरह के वोकेशनल फील्ड्स उनके लिए उपलब्ध हैं, जिनमें वो आगे जाके अगर उनकी रुचि हो तो वो अपना करियर बना सकें। तो इनको हमने मैप भी किया है जो सब्जेक्ट्स आगे जाके बच्चे 9वीं से 12वीं में ले सकते हैं, और उसके बाद उनकी लगातार करियर काउंसलिंग सेक्टर स्किल काउंसिल से मिलके भी हम लोग करते हैं, ताकि उन्हें अवसरों का पता चले जो वो उठा सकते हैं, इनकी जिनका लाभ वो ले सकते हैं इनकी पढ़ाई करके। तो ये एक नई चीज़ हमने की है जिससे बचपन से ही, छठी के बाद ही ये वोकेशनल स्किल्स का एक्सपोजर बच्चों को मिल सके। जी सर, हम ये भी जानना चाहेंगे, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आम भाषा में कैसे समझाया जाए? कार्यक्रम को हम लोग कर रहे थे, लेकिन ये पहली बार जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई तो इसे खुल करके ये बात कही गई है कि ये जो बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है, जब आप बच्चे का मस्तिष्क का विकास देखेंगे तो लगभग 80% का जो मस्तिष्क का विकास है वो 8 वर्ष तक हो जाता है। तो इस दरमियान बच्चे पर हमें कंसंट्रेट करना है और कोशिश करनी है कि इस दरमियान वो बच्चा भाषाई ज्ञान प्राप्त कर ले, और जो साधारण अंक ज्ञान है जैसे गुणा भाग जोड़ घटाव ये सब वो सीख ले। तो जब ये सीखेगा तो उसके ब्रेन में ये अच्छी बात जाएगी। दूसरी बात है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ही स्पष्ट रूप से कहती है कि शुरुआती तौर पर जो सीखने की जो भाषा है वो मातृभाषा होनी चाहिए। तो मातृभाषा में बच्चा सीखेगा, वो भाषा सीखेगा और अंक ज्ञान सीखेगा, और उस समय उसका मस्तिष्क का विकास हो रहा है। और इस दरमियान यदि किसी कारणवश यदि कोई नहीं सीख पाए तो बाद में सीखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। भारत ने अपनी नई शिक्षा नीति के तहत इस पे और जोर दिया है। क्या G20 के मंथन के इस मंच पे ये लगा कि तमाम और देश भी किसी एक फ्रेमवर्क की तलाश में थे या इस पे काम कर रहे हैं? हमें ये मौका मिला कि हम G20 के देशों के समक्ष अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रखें और उसके जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं उससे भी उनको अवगत कराएं। और मुझे इस बात को कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो कंपोनेंट्स है इसको सबने सराहा और ये पाया कि ये बहुत ही दूर तक देखने वाली नीति है और इससे जो विकास होगा वो बेहतर होगा। तो मैं समझता हूं कि यहाँ से भी अन्य देश कुछ सीख कर गए हैं। अतुल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि स्किलिंग कौशल भारत की ताकत है, भारत की अर्थव्यवस्था की भी अगर हम देखें तो इसको अब एक कदम और आगे ले जाने के लिए, क्योंकि जब हम 21वीं सदी की दुनिया की ज़रूरतों की भी बात करते हैं तो उसमें भारत इसमें अग्रणी है। आने वाले समय में भारत की बड़ी अहम भूमिका हो सकती है। तो भारत ने अपने आप को स्किलिंग के क्षेत्र में इस मंच पे किस ताकत के साथ रखा, क्या वो ताकत भारत की बताई? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो कौशल विकास जो मंत्रालय है वो 2 वर्किंग ग्रुप में जुड़ा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम एजुकेशन के साथ भी रहे और जो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप उसके साथ भी रहे। शिक्षा वाली जो वर्किंग ग्रुप में जो जैसा संजय जी ने बताया कि ये जो अभी फ्यूचर ऑफ वर्क और जिस तरह से डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, एल्गोरिथम हो गए, मशीन लर्निंग हो गई, रोबोटिक्स हो गई, इन सब का से जो हमारा जो कार्य क्षेत्र है बहुत प्रभावित रहा है। और अभी अगर ये 28-29% है, आने वाले 2 सालों में ये लगभग 50% हो जाएगा। तो उसके लिए आवश्यकता ये है कि हम अपनी जो वर्किंग फोर्स है उसको एजुकेशन और स्किलिंग के माध्यम से कैसे उसको फ्यूचर रेडी बनाएं, ये एक बात तथ्य हुई। दूसरी बात आपको भी ज्ञात है कि हमारे देश में जो यंग पॉपुलेशन है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। ये हमारे लिए एक अवसर भी है, एक चुनौती भी है।
और उस लहजे में कैसे हम स्किलिंग और एजुकेशन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत लेते हुए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, क्रेडिट फ्रेमवर्क, एजुकेशन जैसा नीति जी ने बताया CBSE स्कूल में लेके आना, ये सारे जो प्रयास चल रहे हैं वो भी काफ़ी लोगों ने सराहा। और स्किलिंग के बारे में भारत ने बहुत कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं। उसके बारे में हमने उनको जानकारी दी कि कैसे हम लगभग 1.5 करोड़ लोगों को हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमने उनको स्किलिंग किया। कैसे रिकॉग्निशन जो प्रायर लर्निंग होती है वो कैसे एक मुख्य बिंदु है, कैसे आने वाले भविष्य में हमें माइक्रो क्रेडेंशियल्स जो छोटी छोटी चीज़ें उनको पढ़ानी होंगी जिससे वो अपने को अपस्किल कर पाएँ, रीस्किलिंग कर पाएँ। ये एजुकेशन के साथ हमारी ये एजुकेशन वर्किंग ग्रुप में ये हमारी चर्चा हुई। और आने वाले जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं उसके लिए अपनी वर्कफोर्स को हम कैसे तैयार करें, एजुकेशन और शिक्षा के माध्यम से दोनों को मिला के एक बात हुई। जहाँ तक अपनी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप थी उसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि लोगों ने ये माना कि पूरे विश्व में किसी स्किल्स का एक गैप है और स्किल गैप आने के लिए सबसे बड़ी जो अड़चन हमारी आती है, एक तो जानकारी मिलना, दूसरा उसके बारे में परिभाषा। कहने का मतलब है अगर हम कह रहे हैं कि हमारे देश में एक नर्सिंग असिस्टेंट की रिक्त स्थान है और इंडस्ट्री को ज़रूरत है, तो उससे हमारा तात्पर्य क्या है, उनको क्या स्किल आनी चाहिए। तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, इसके बारे में चर्चा हुई। दूसरा, वर्किंग ग्रुप में एक G20 की स्किल स्ट्रैटेजी भी है जो हमारे इंडोनेशियन प्रेसिडेंसी के दौरान बनी थी। उसके बारे में हम कैसे उसके इंडिकेटर्स लेके आ सकते हैं ताकि इस बात को सारे देश सम्मिलित होकर आगे कैसे बढ़ा पाएँ, उसके बारे में बात हुई। और इन सारी चीज़ों से ये भी बनाएं कि हम कैसे एक फ्रेमवर्क बनाएं ताकि जो G20 के देश हैं अपनी स्किल रिक्वायरमेंट को साझा कर सकें और आने वाले वर्षों में उसके बारे में प्रयास करेंगे कैसे उसको स्किल गैप मिलाया जाए। अतुल जी, स्किलिंग पे और भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले निधि जी से एक सवाल ले लें। निधि जी, डिजिटाइजेशन स्कूलों में हम ये मानते हैं कि कोविड एक ऐसे समय आया कि उसने एक ये भी मौका दिया और बहुत तेजी से हम इस ट्रांजिशन में चले गए, जिसको कि अगर शायद प्रयास करते तो समय लगता, वो वक्त की जरूरत थी और लोगों ने उसको अपनाया। लेकिन उसको और बेहतर तरीके से कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सके, उस तरफ स्कूल्स में क्या और किया जा रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि कौशल को भी और साथ ही साथ इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन डिजिटाइजेशन के साथ स्कूल्स क्या अब उस रफ्तार को या फिर एक पूरे रोड मैप के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं? हाँ, नहीं, ये जो आपने कहा कि कोविड में ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि हम एक मल्टी मोडल एनवायरनमेंट अपने बच्चों को दें, क्योंकि वो फिज़िकली नहीं जा पा रहे थे। तो टीवी चैनल्स के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से वो पढ़ाई कर सकें। तो PM ई-विद्या के अंतर्गत बहुत सारे प्रयोग किए गए जो अभी भी चल रहे हैं, और क्योंकि उनका फ़ायदा बच्चों को और टीचर्स दोनों को हुआ। जैसे दीक्षा है जो शायद विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ई-कंटेंट और ई-बुक्स देख सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध है, टीचर्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं और बच्चों की ट्रैकिंग कैसे करनी है वो कर सकते हैं। इसी तरह ई-पाठशाला पे जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको हमने डिजिटली उपलब्ध कराया है। फिर स्वयं एक प्लेटफॉर्म है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट 9वीं से पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो भी क्लासरूम इंटरेक्शन होता है वो 24 घंटे उपलब्ध है हर किसी के लिए। उसमें सेल्फ असेसमेंट का भी एक पोर्शन है, ऑडियो वीडियो मटेरियल भी है। स्वयं प्रभा चैनल्स हैं जो DTH चैनल्स हैं, 24 घंटे चलते हैं 7 दिन, और जिसमें रोज़ नया कंटेंट डाला जाता है। तो हमारे देखने में ये आया है कि भले इसकी शुरुआत कोविड में हुई लेकिन इसका ट्रैक्शन अभी भी है, और क्योंकि इतनी बड़ी रिपोजिटरी शायद ही फिज़िकली अवेलेबल हो, तो इसका काफ़ी यूज़ अभी भी हो रहा है और आगे बढ़ेगा, ऐसी संभावना है। संजय जी, जब हम स्किलिंग और एजुकेशन की बात करते हैं, ऐसे में बड़ा ज़रूरी हो जाता है ये भी जानना कि इस पूरे मंच पे हम किन निष्कर्षों पे पहुंचे हैं कि आने वाले समय में हमने शोकेस करा अपनी नई शिक्षा नीति के साथ कि किन बड़े बदलावों के साथ और अगले 25 से 50 साल की सोच के साथ भारत अब आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम आउटकम्स की बात करें तो वो क्या आउटकम्स रहे इस पूरी इन तमाम बैठकों के? पहली बात तो ये है कि ये जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं,
तो ये आगे के 5 वर्षों में एनईपी 2020 में लागू हुआ, तो 25-26 तक हमें यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी बच्चों को हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से साक्षर बनाएं। ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक दूसरी बात जो एनईपी में है कि वर्ष 2030 तक जो SDG 4 के समय से भी मैच करता है कि हमारा जो GR है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 100% बच्चे हमारे कम से कम 12वीं कक्षा तक रहें। तो यदि 100 बच्चे क्लास 1 में दाखिला लेते हैं तो उतने ही बच्चे 12वीं तक जाएं। ड्रॉप आउट्स की जो की जो है बात, उसको हम हल करें, कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं करे। और ये तब संभव है जब हम अपने शिक्षा में विविधता लाएं, और उस विविधता को लाने के लिए वोकेशनल एजुकेशन की परिकल्पना की गई है। पहले हम 9वीं से उसको शुरू करते थे, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आप इसको 6ठी क्लास से शुरू कीजिए। तो 6 से लेकर के 12 तक बच्चे करेंगे, और इस वोकेशनल एजुकेशन को भी एक इमेजिनेशन के साथ चलाना है ताकि वो जो लोकल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है उससे भी मैच करे। तो किस प्रकार की शिक्षा लें, किस प्रकार का वोकेशनल एजुकेशन लें जिससे आप अपने ही इकोसिस्टम में कुछ कर सकें। वोकेशनल 6ठी से शुरू करते हैं तो उसके लिए पेरेंट्स को तैयार होना जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ मार्क्स आ जाएं और आप पास हो जाएं, इतने तक ही सीमित पेरेंट्स भी हैं। इसी को तो बदलने की जरूरत है। तो वोकेशनल एजुकेशन के लिए एक डिमांड भी क्रिएट करना है, और उससे साथ साथ जो लोकल कम्युनिटी है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, पेरेंट्स हैं, जो हमारे लोकल लीडर्स हैं, उन सब को भी ओरिएंट करना है ताकि एक लोकल डिमांड क्रिएट हो सके कि मुझे ये सब करना है। और कहीं ना कहीं हाथ से काम करने में कोई शर्म कहाँ। ग्लोबल डेफिनेशन इसलिए भी जरूरी हो गई है आज, एक एंटरप्रेन्योरशिप की भी और साथ ही साथ स्किलिंग की। एंटरप्रेन्योरशिप में भारत लगातार काम कर रहा है, और हम जानते हैं स्वयं सहायता समूह भारत की वो महिलाएं जिनके पास हुनर बहुत है, लेकिन जिस कमी की आप बात कर रहे हैं, जिस पर आगे काम करने की भी जरूरत है, और उसको एक ग्लोबल परिभाषा भी दी जा रही है। ऐसे में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए इस मंच से आने वाले समय पर क्या बड़े अवसर खुलेंगे? हमारे पास करोड़ों स्व सहायक ग्रुप हैं। उन सारे ग्रुप की महिलाओं को हमें स्किलिंग भी देना ज़रूरी है ताकि वो अपना जो भी अपना काम वो चुनती हैं वो अच्छे तरीके से कर पाएँ। उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की भी ट्रेनिंग देनी है, उनके मार्केट लिंकेजेस भी देनी है। तो ये पूरा एक कंटिन्यूम जो इस्टेब्लिश होगा जिसमें उनको चुनना, उनका ग्रुप संगठन करना, उनको स्किलिंग देना, उनको बेसिक अकाउंटेंसी दिखाना, एंटरप्रेन्योरशिप दिखाना, और उनको FPOs में और थोड़ी बड़ी कंपनियों में, प्रोडक्शन ग्रुप्स में उसको इस्टेब्लिश करना, ये एक बहुत ही अहम काम हमारे लिए है। इस दिशा में काफ़ी काम भी हुए हैं, और इसका एक लक्ष्य ये निकल के आता है, अगर मैं इसको G20 आज हम चर्चा करें उसके अगर सन्निवेश में अगर मैं लेने की बात करूं, तो कैसे, जैसा संजय जी ने कहा कि जो बुनियादी शिक्षा भी होनी ज़रूरी है, नर्चरिंग भी ज़रूरी है, स्किलिंग को महत्व भी देना ज़रूरी है, स्किलिंग एजुकेशन साथ लेके आना भी ज़रूरी है, साथ लाते लाते उसको मार्केट इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट और बाज़ार में जो रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक कैसे उसको बनाना चाहिए, कैसे उसको क्रेडिट लिंकेजेस देनी ज़रूरी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं कहूँगा कि ये शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमशीलता से रिलेटेड हैं, और इन दिशाओं में अगर आप किसी भी इसमें बात करें किसी भी संदर्भ में, तो इसमें और भी काम हुए हैं, और भी काम हमें करने हैं। और ये जो कंटिन्यूम जो हमारा इस्टेब्लिश जो हो रहा है, ये कंटिन्यूम से हमारे जितने जो हमारी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बनी हुई हैं, जहाँ जहाँ हमारे गैप्स हैं, जहाँ जहाँ हमें स्कीमेटिक प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन करने हैं, कहाँ हमें लोगों से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी है, ये सारी चीज़ें एक जगह सुलझी हुई दिखती हैं, जिसमें हमें आगे काम करके आगे बढ़ने में आसानी हो। प्रधानमंत्री ने इस मंच का एजेंडा एक ग्लोबल साउथ का दिया है, और हम जानते हैं कि तमाम ऐसे विकासशील देश हैं जिनके सामने शिक्षा के क्षेत्र में भी, कौशल विकास, डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में, इन तमाम क्षेत्रों में कुछ चुनौतियां हैं। भारत
कितना बड़ा उनके लिए एक नेतृत्व के तौर पर इस मंच पे अभी तक की वर्किंग ग्रुप्स बैठक में जो आउटकम्स निकले उसमें दिखाई दे रहा है आपको, शिक्षा के क्षेत्र में? पहले सर आपसे। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का अनुभव हमारे पास है उसे हम हर स्तर पर साझा करने की क्षमता रखते हैं, और ये G20 में ये बात हम सब लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी महसूस किया जब हम लोग उन बैठकों में थे। तो वर्ल्ड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो तो हम ले ही आएंगे, लेकिन हमारी भी जो अच्छी जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी दुनिया तक जाए। और एक ग्लोबल लेवल पर जब मीटिंग होती है तो क्या उसका एजेंडा होगा, क्या उनमें बातें की जाएंगी। अब ये भी हमारे पास सामर्थ्य है कि हम उस एजेंडा को भी प्रभावित कर रहे हैं या नई एजेंडा ला रहे हैं। जैसे कि वासुदेव कुटुंबकम की बात कही गई, तो ये भारत का दर्शन है और इस G20 के माध्यम से पूरे विश्व में गया है। हम अपनी एजेंडा को रखने की सामर्थ्य हमने दिखाई है। निधि जी, जिस तरह से दोनों ही एक तरह से हम कह सकते हैं विशेष मेहमानों ने इस बात का काफी जिक्र किया कि लोगों की सोच के साथ ही साथ ये मंच एक ऐसा रहा जिसमें भारत अपनी ताकत, कौशल विकास में, एंटरप्रेन्योरशिप में जो बदलाव बड़े आए हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं भारत यूनिकॉर्न की संख्या दिन पर दिन बढ़ी है, ये बताता है कि लोगों की सोच में भी एक बदलाव दिखाई दे रहा है। बच्चों में किस तरह से G20 को लेकर आप लोग एक नया माहौल भी तय कर पा रहे हैं, और अगर हम जन भागीदारी को बढ़ाने की बात करें तो उस तरफ किस तरह से स्कूल्स काम कर रहे हैं? हाँ, ये जब से भारत को प्रेसिडेंसी मिली उसी समय से हमने एक पूरे साल भर के इवेंट्स, एक कैलेंडर बनाया था जिसमें बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए G20 क्या है, उसमें भारत की क्या भूमिका रहेगी, और G20 की जो बाकी देश हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी देने के लिए एक पूरा वर्ष भर का कैलेंडर बनाया गया था। और प्रति माह उसमें अधिक से अधिक बच्चों का योगदान रहा, चाहे वो डिबेट्स हों, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कंट्रीज़ के बारे में क्विजिंग हो। तो बहुत अच्छा एक माहौल बना। जन भागीदारी जो हमने जो संदेश ले जाने का प्रयास किया वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा, और मेरी जानकारी में शायद 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े इस दौरान, जो ये दर्शाता है कि ये अभियान बहुत अच्छा रहा और बच्चों के माध्यम से हम उनके अभिभावकों तक भी पहुंच पाए। जी, क्या पिछले कुछ समय में आप ये मानते हैं, अगर हम हाल ही के चंद्रयान को भी देखें जो सफलता थी, और G20 तक अगर हम आए तो लोगों में रुचि जो बढ़ी है उस तरफ ये दिखाई देता है कि तमाम ऐसे प्रयोग भी किए गए, कोशिश की गई है कि लोगों तक हम इन उपलब्धियों को पहुंचाएं। एक समय ऐसा था जब तक G20 और खासकर इंटरनेशनल इस तरह की समिट के लिए आम लोगों में उस रुचि नहीं दिखाई देती थी, लेकिन जब आज दिल्ली में लोग निकल रहे हैं बाहर तो तमाम जो पेंटिंग्स भी दीवारों में हैं उसमें भारत की एक मजबूत नींव जो कि शिक्षा रही है। जब गुरुकुल को वो देख रहे हैं तस्वीरों पे बने हुए तमाम दीवारों पर, और जिस तरह से लगातार बात की जा रही है उसमें क्या आपको लगता है कि लोगों की रुचि बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है, और एक बड़ा प्रयास आपके मंत्रालय का रहा जो सफल होता सामने दिखाई दे रहा है? एकदम, इनफैक्ट 2 तरह से इसको देखिए। पहली बात तो जैसा कि निधि जी ने बताया कि 5 करोड़ 25 लाख लोगों तक, जिनमें बच्चे शामिल हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उन तक हम पहुंच पाए, उनको हम बता पाए कि ये G20 क्या है, किस तरीके से G20 के माध्यम से देश एक विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना पा रहा है। दूसरी बात ये भी हो रही है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो भी देश के सॉफ्ट पावर को देख रहे हैं। यहाँ जो आतिथ्य मिला लोगों से, एक बहुत ही कॉमन पॉइंट हर मीटिंग्स में ये रहा कि लोगों की अपेक्षा से कहीं ज़्यादा बढ़ कर के ये रहा। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही कामयाब प्रयास ये रहा है। जी अतुल जी, आम जनता जिस तरह से जुड़ रही है, कि आपको लगता है कि अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं उससे, क्योंकि जब वो चीजों को समझने लगती है तो उसको लगता है कि इन बड़े मंचों से हमारे लिए क्या है। तो उद्यमशीलता की जब हम बात कर रहे हैं, कौशल विकास की जब हम बात कर रहे हैं, आपने जिस तरह से बताया कि ग्लोबल डेफिनेशन की आपने बात की, और हम जानते हैं कि एक बड़ी संख्या आज भी विदेशों में भारत की कामगारों की है। ऐसे में आने वाले समय में किस तरह के बड़े बदलाव भी इस मंच से इन तमाम मंथन के बाद अब दिखाई देंगे?
क्योंकि 2 दिन की बैठक के बाद डिक्लेरेशन होगा, उसमें बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी, लेकिन उससे पहले हम उम्मीद क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास जैसा मैंने बताया, हमारे सबसे बड़ी युवा जनसंख्या हमारे देश में, जो हमारे लिए एक अवसर है। आपने भी ये कहा कि पूरे विश्व में जो हमारी जो डायस्पोरा जिसको हम कहते हैं, वो क्या क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे चल के अब काम और तेजी से करेंगे? बिल्कुल। तो अभी और पूरे वर्ल्ड में एक पार्ट जो G20 का भाग अगर आप ले लें, कुछ लोग जल्दी उनकी जनसंख्या थोड़ी बूढ़ी होती चली जा रही है, हमारी जनसंख्या अभी भी वर्किंग एज में है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि हम उन कंट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम समझें और उसके तरह से हम अपने यहाँ पे स्किल तैयार करें, जिसको वहाँ पे काम करने का अवसर मिले। ये हमारा सबसे बड़ा अवसर है। दूसरा अवसर हमारा ये है कि इसके लिए हमारे G20 के परिप्रेक्ष्य में ये जो चर्चा हुई कि कैसे हमें जो पूरे डेवलपमेंट के लिए स्किल एंड एजुकेशन दोनों बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो हमारी लाइफ के वर्क के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सब चीज़ के लिए ज़रूरी है। तो जैसे अगर बुनियादी शिक्षा से लेते हुए जैसे शिक्षा के नए और स्किल के नए नए आयाम बढ़ रहे हैं, उस तरह की हम व्यवस्थाएं बनाएं जिससे कि हमारी जो जनसंख्या है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की ओर बढ़े। और जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमें हमारे युवाओं को स्किल भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए और कौशल विकास भी चाहिए। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ये बड़ी है कि जिस तरह से हमने अपने देश की क्षमताओं को, अपने कीर्तिमान को दिखाया, हमारा स्किल सबसे अलग है। जैसा संजय जी ने कहा, सारे देश की सारी बुनियादी जरूरतें एक ही हैं। सभी लोग चाहते हैं कि शिक्षा होनी चाहिए, सभी चाहते हैं कि स्किल होना चाहिए, लेकिन ये वो क्षेत्र रहा अतुल जी, जिस पर शायद हमने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इतना हुनर और स्किल होने के बावजूद भी। लेकिन स्किल इंडिया के साथ शायद भारत ने उस दिशा में सोचते हुए काफी कदम आगे रखे हैं। जी हाँ, और अभी जो हमने स्किल इंडिया डिजिटल की जो व्यवस्था की है, जिस तरह से अपने सारे स्किलिंग के जॉब रोल्स को हमने परिवर्तित किया है, जैसे हम नए जॉब रोल्स लेके आ रहे हैं, जैसे अपनी जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हम डेवलप कर रहे हैं, और जिस तरह से हम इंडस्ट्री के साथ मिलके नई नई इमर्जिंग स्किल रिक्वायरमेंट के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, तो इससे हमारे देश की जनसंख्या को आने वाली चैलेंजेस के लिए तैयार करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। G20 के मंच से भारत के लिए भी कुछ नई चीजें निकल के आएंगी और भारत इस मंच से विकासशील देशों को क्या देने जा रहा है इस क्षेत्र में, इस पर विस्तार से सामने आएंगी बातें जब 9 और 10 तारीख को G20 शिखर सम्मेलन का डिक्लेरेशन आएगा। अभी तक के लिए आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दर्शकों को ये बताने के लिए कि एक लंबी प्रक्रिया जो एक तरह से कह सकते हैं दिसंबर के बाद से चल रही है, उसमें भारत ने खुद को किस तरह से शोकेस किया इन तमाम क्षेत्रों में। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का चर्चा की।